हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहली आती है इसकी संकल्पना, विचार और अवधि। हम इसको जो यूथ कॉम्पिटिटिव टाइम्स की बुक है उससे हम इसको सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चंस को विथ इसके व्याख्या के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पुरातात्विक स्थलों में से कहाँ पर जल भंडार के साक्ष्य मिले हैं? तो जल भंडार मतलब हमारे जो पुरातात्विक स्थल हैं उनमें बताना है। तो लोथल जो जगह है गुजरात में स्थित है, वहाँ पर क्या मिले हैं? जल भंडार के साक्ष्य मिले हैं। जल भंडार का साक्ष्य लोथल से प्राप्त होता है। लोथल हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थान है जहाँ से बंदरगाह के नमूने प्राप्त हुए हैं। विदित है कि लोथल खंबात की खाड़ी के नज़दीक भोगवा नदी के समीप स्थित है। लोथल से प्राप्त गोदी का साक्ष्य इसके पूर्व विकसित बंदरगाह होने का सूचना देता है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किसने इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना की है? तो किसके द्वारा इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना की है? ये की गई है महेंद्र लाल सरकार के द्वारा। तो पूरी सरकार ने बोला कि इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस बना दो, तो महेंद्र लाल जी ने जल्दी से बना दिया। महान थे, महेंद्र थे, तो महेंद्र लाल सरकार के द्वारा इसको बनाया गया है। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंसेस की स्थापना जुलाई 1876 में हुई है, महेंद्र लाल सरकार ने की है, जबकि जी.सी. बोस के द्वारा कैक्सोग्राफ की खोज की गई थी। विदित है कि जो मेघनाथ शाह हैं इनके द्वारा 1920 में थर्मल आयनाइजेशन इन्वेशंस किया गया था और होमी जहांगीर भाभा के द्वारा भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। थर्मल आयनाइजेशन इक्वेशन किसने दिया था? मेघनाथ शाह के द्वारा दिया गया था। जी.सी. बोस ने कैस्कोग्राफ की खोज की है और जो इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस है इसकी स्थापना जुलाई 1876 में की थी महेंद्र लाल सरकार के द्वारा। निम्नलिखित में से कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए जो कूट हैं उनका सही उत्तर बताना है। पहले आता है इंडस, अर्थशास्त्र, ऋग्वेद और त्रिपिटक। तो सबसे पहले हमारे वेद में ऋग्वेद लिखा गया, तो पहले आ जाएगा ऋग्वेद। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद बुद्ध का काल आया तो त्रिपिटक आए। फिर उसके बाद आई हमारी अर्थशास्त्र मौर्यन काल में, और इंडिका आई है हमारे मौर्यन काल में ही आई थी, लेकिन मेगास्थनीज ने लिखी थी। तो सबसे पहले आई है क्या? ऋग्वेद, जो कि वैदिक काल में प्रथम वेद था। त्रिपिटक बुद्ध काल में, सूक्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक ये फेमस थे, 3 पिटक के अंतर्गत आते हैं। अर्थशास्त्र को कौटिल्य ने लिखा है मौर्यन काल में, और इंडिका जो बुक है वह मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी और मौर्यन काल में लिखी गई थी। सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। नदी को शहर बताने हैं। सिंधु नदी ओके कौन सी जगह से निकलती है? तो सिंधु नदी मोहनजोदाड़ो के लिए जानी जाती है, रावी जानी जाती है हड़प्पा के लिए, घग्गर जानी जाती है कालीबंगा के लिए, और सतलज जानी जाती है रोपड़ के लिए। इसकी ट्रिक हमने हिस्ट्री वाले वीडियो में बताई है, कैसे याद किया है सारी नदियों को। तो सिंधु नदी को बताया है मोहनजोदाड़ो, रावी नदी हड़प्पा के साथ जाती है, और घग्गर नदी कालीबंगा के साथ, और सतलज रोपड़ के साथ। वही सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। कार्लेनियन ब्रीड को बताना है। ये हड़प्पा से संबंधित जो कार्लेनियन ब्रीड है ये कहाँ से जानी जाती है? हड़प्पा से। ताम्र संस्कृति हमारे राजस्थान से मिलती है, मध्य प्रदेश से भी मिलती है। अरेकामेडु यह एक प्रकार के क्या थे? बंदरगाह थे। जो अरेकामेडु हैं वो क्या थे? बंदरगाह थे। और ताम्रलिप्ति यह बंगाल में स्थित है। ताम्रलिप्ति कहाँ पर है? बंगाल में स्थित है। देखो कार्नेलियन जो ब्रीड है वह कहाँ से आती है? हड़प्पा से आती है। तो हड़प्पा में बहुत सारी प्रजाति मिलती है। सबसे ज़्यादा तो जो भूमध्य सागरीय वाली थी ना वो ज़्यादा मिलती है ब्रीड, और कार्लेनियन भी हड़प्पा से मिलती है। ताम्र कहाँ से? तामा हड़प्पा सभ्यता में राजस्थान से ही आता था। अरेकामेडु और जो लोथल है वह बंदरगाह के साक्ष्य हैं, और भित्ति वगैरह भी कुछ थे। ताम्रलिप्ति जो स्थल है वो कहाँ पर है? बंगाल में। ताम्रलिप्ति कहाँ पर है? बंगाल में स्थित है। सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। डेविड अर्नोल्ड द कांग्रेस इन तमिलनाडु इनके द्वारा लिखी गई है। डेविड लुडेन के द्वारा लिखी गई है। एन
एग्रियन हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया डेविड पेज के द्वारा लिखी गई है। प्रील्यूड टू पार्टीशन और C.A. बेली के द्वारा लिखी गई है। दी लोकल रूट्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, इलाहाबाद। चलिए हम इनको याद कर लेते हैं। ओके, देखो, डेविड अर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई है द कांग्रेस इन तमिलनाडु। ओल्ड हो गई है ना, जो कांग्रेस थी तमिलनाडु की कैसे हो गई, ओल्ड हो गई। तो अर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई है कांग्रेस इन तमिलनाडु। तमिलनाडु की कांग्रेस कैसे हो गई, ओल्ड हो गई है। अर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई है कांग्रेस इन तमिलनाडु। डेविड लुडेन के द्वारा लिखी गई है एन एग्रेरियन हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। तो लुडेन के द्वारा, मतलब लौटे हैं ये, है ना, साउथ इंडिया में लौटे हैं। एग्रेरियन हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, ये किसने लिखी है, लुडेन के द्वारा लिखी गई है, इसलिए इन्होंने अग्रेसिव हिस्ट्री बनाई है। एग्रेरियन हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया लुडेन के द्वारा बताई है। लौटे हैं ये, थोड़ी सी अग्रेसिव टाइप की बनाई है इन लोगों ने हिस्ट्री। नेक्स्ट आते हैं डेविड पेज। पेज में क्या किया है, प्रील्यूड टू पार्टीशन। तो इन लोगों ने इसमें थोड़ा ग्लू लगा दिया और पार्टीशन के लिए प्रील्यूड टू पार्टीशन। ये पुस्तक किसने लिखी है, डेविड पेज के द्वारा लिखी गई है, प्रील्यूड टू पार्टीशन। फिर आते हैं C.A. बेली के द्वारा लिखी गई है दी लोकल रूट्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, इलाहाबाद। तो इनने अच्छी बोली है, तो लोकल रूट्स की जो बोली थी वो इन लोगों ने बोली, तो बेली के द्वारा बोली गई है द लोकल रूट्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, इलाहाबाद। याद हो गया। चलिए देखो, यदि आप एक साइड को कवर कर लें, जो इसकी सूची 2 है उसको आप एक हाथ से कवर कर लीजिए और इसको याद करके बोलिए। तो डेविड अर्नोल्ड के द्वारा क्या लिखी गई, तो ओल्ड मतलब तमिलनाडु की कोई कांग्रेस थी, कांग्रेस की तमिलनाडु, है ना, तो द कांग्रेस इन तमिलनाडु। फिर आते हैं डेविड लुडेन, मतलब लौट के आते, अग्रेसिव हो गई थी कांग्रेस साउथ इंडिया की, तो क्या नाम है, एन एग्रेरियन हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। फिर आते हैं डेविड पेज, पेज को हमने ग्लू कर दिया, तो प्रील्यूड टू पार्टीशन, पार्टीशन के लिए ग्लू किया था ना पेज को, प्रील्यूड टू पार्टीशन। नेक्स्ट आते हैं C.E. बेली, बेली बोली है इलाहाबाद की लोकल बोली, तो लोकल रूट्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, इलाहाबाद, ये किसने लिखी है, C.A. बेली के द्वारा लिखी गई है। वाह वाह वाह, सारी बुक्स याद हो गई, 4 बुक्स याद हो गई। चलो, पूरे वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीख के जाना है। यदि आप कुछ रोज़ सीख रहे हो तो आप अपने एग्जाम के लिए एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के क्वेश्चंस। इसमें सबसे पहले है ऋग्वेद में पंचजन किससे द्योतित किया जाता है, मतलब जो पंचजन थे उनमें कौन आता है, तो जो आर्यों की 5 जनसंख्या थी या जनजातियां थी उनको क्या कहा जाता था, पंचजन कहा जाता था। तो आर्यों की 5 जनजातियों को पंचजन कहा गया है। ऋग्वेद में पंचजन आर्यों की 5 जनजातियों को द्योतित करता है। ऋग्वैदिक ग्रंथों के अनुसार आर्यों के 5 कबीले थे, अर्थात जन थे। ये 5 कबीले में कौन आते हैं, अनु, दुह्द, पुरु, तुर्वश, यदु। इन कबीलों के अधिपति को जनपति या राजा कहा जाता था। तो यदि क्वेश्चन ये आ जाए कि 5 कबीले में कौन कौन से थे, तो अनु, अन्नु, दुहु, दुहु, पुरु, पुरु, तुर्वश, तुर्वश और यदु। नेक्स्ट आते हैं, कृषि को बढ़ावा देने के कितने कारणों का ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है। तो यदि हमें कृषि को बढ़ावा देना है तो ऋग्वेद में कितनी मेथड बताई गई हैं, 4 मेथड बताई गई हैं, चारों दिशाओं के लिए बताई गई हैं 4 मेथड। ऋग्वेद में कृषि को बढ़ावा देने के लिए मुख्यतः 4 कारण लिखित हैं। पहले आता है कृष, उदर, धान्य और वृष्टि। तो मतलब देखो, कृषक मतलब किसान होगा, और जो उदर है मतलब उर्वरा है उसके लिए बोलता है, धान मतलब बीज के लिए, और वृष्टि मतलब वर्षा के लिए। ध्यान मतलब है कि ऋग्वेद में 24 श्लोकों में कृषि का उल्लेख किया गया है। 24 घंटे के 24 श्लोक हैं। सिंचाई का उल्लेख परवर्ती श्लोक में मिलता है। किसमें मिलता है, जो परवर्ती श्लोक थे उसमें कृषि या सिंचाई जो है कृषि से रिलेटेड उसका उल्लेख मिलता है। भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला राजा कौन सा था, तो सोने के सिक्के जारी सबसे पहले किए थे बिम कट फिशेस के द्वारा। तो जो सोने के सिक्के थे उनको धोया था उसने बिम लगा के, बिम से, बिम कट फिशेस के द्वारा जारी किए गए थे सोने के सिक्के सबसे पहले।
भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला राजा बिम्बकटफिसिस था। बिम्बकटफिसिस कुषाण वंश का शासक था। विदित है कि बिम्बकटफिसिस ने स्वर्ण सिक्कों के साथ तांबे के सिक्कों भी प्रचलन में लाए थे। इन सिक्कों पर शिव, नंदी, त्रिशूल की आकृतियां मिलती हैं। निम्नलिखित में से किस राजा ने सर्वप्रथम संस्कृत में एक विस्तृत अभिलेख जारी कराया था? जो संस्कृत का एक विस्तृत अभिलेख था वह किसने लिखवाया था? वह रुद्रदामन के द्वारा लिखवाया गया था। जो जूनागढ़ का अभिलेख था वो है इनका, रुद्रदामन का अभिलेख है, जो कि संपूर्ण संस्कृत में लिखा गया और सबसे पहला था। संस्कृत में पहला विस्तृत अभिलेख जारी करने वाला राजा था रुद्रदामन, जो कि शक शासक था। काव्यों के रूप में प्रथम अभिलेख है 150 ईसा पूर्व के काठियावाड़ में, जो काठियावाड़ है वहां पर रुद्रदामन के द्वारा लिखवाया गया था। मौर्यकालीन सुदर्शन झील के टूटे हुए बांध को रुद्रदामन ने ही बनवाया था। निम्नलिखित में से कौन सा पद गुप्त काल में प्रयुक्त पद भुक्ति को उद्बोधित करता है, मतलब बताता है? तो भुक्ति मतलब क्या होता था? प्रांत होता था। भुक्ति मतलब प्रांत होता था। भुक्ति गुप्त काल में प्रांतों को अवनी भुक्ति कहा गया है। भुक्ति के शासक को उपरिक कहा गया है। तो देखो, अवनी भुक्ति किसको कहा गया है? प्रांत को कहा गया है। और जो उसका शासक होता था, जो ऊपर ऊपर से देखता होगा उसको, वो हो जाएगा उपरिक। इसकी नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी। उल्लेखनीय है कि जो उपरिक पद है प्रायः राजा, राजकुल से संबंधित व्यक्ति को प्रदान किया जाता था, परंतु कभी कभी अन्य योग्य व्यक्तियों को भी यह पद दे दिया जाता था। नीचे दिए गए कुछ कथन हैं और कारण हैं, तो बताने हैं। तो पहले आते हैं कथन। निषाद, जो कि मूलतः आदिवासी थे, बौद्ध मतावलंबियों के अनुसार अछूत थे। तो पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। निषाद का वर्णन हमें रामायण में ही मिलता है। तो जो निषाद है वह क्या है? एक प्रकार की आदिवासी है मूलतः, और जो बौद्ध मतावलंबी हैं उनके अनुसार इनको अछूत माना जाता था। तो पहला सही हो जाएगा। यह आरंभिक ब्राह्मणीय विधि निर्माताओं की मनोवृत्ति से साम्य रखता है, तो ये भी सही नहीं है। तो ये ब्राह्मणीय विधि निर्माता की मनोवृत्ति के साम्य है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बौद्ध के लिए बता रहा है और ये ब्राह्मण के लिए बता रहा है, तो ये दोनों ही सही नहीं है, मतलब दूसरा तो सही कहीं से नहीं है। देखो, पहले आते हैं निषाद। आदिवासी बौद्ध मतावलंबियों के अनुसार अछूत थे, क्योंकि निषादों का मुख्य कार्य शिकार करना था, जिससे जीव हिंसा होती थी, और बौद्ध धर्म में हिंसा निषिद्ध थी। उल्लेखनीय है कि बौद्ध धर्म आरंभिक ब्राह्मणीय विधि निर्माताओं के मनोवृत्ति से साम्य नहीं रखता था। नीचे दिए गए कुछ कथन है, कारण है, वो बताने हैं। तो कारण कथन को देखते हैं। पहले कथन क्या कह रहा है? ईसा काल की प्रथम 5 शताब्दियों में मलय उपद्वीप में भारतीयों ने अनेक राज्यों की स्थापना की थी। तो पहला सही हो जाएगा। जो मलय उपद्वीप है वहाँ पर भारतीयों ने अनेक राज्यों की स्थापना की है, तो ये सही है। दूसरा, पुरातात्विक अवशेषों से समृद्ध भारतीय उपनिवेशों के अस्तित्व का संकेत नहीं मिलता। अरे यार, देखो अस्तित्व क्यों नहीं मिलेगा? उपनिवेशों का मिलेगा, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। भारतीय परंपराओं के प्रसार का प्रामाणिक स्रोत एक बहुत विवादित विषय है, लेकिन ईसा काल की प्रथम 5 शताब्दियों में मलय उपद्वीप में भारतीयों ने अनेक राज्यों की स्थापना की थी। भारतीय उपमहाद्वीप में पुरातात्विक अवशेषों से समृद्ध भारतीय उपनिवेशों के अस्तित्व के संकेत मलय प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, इंडोनेशिया आदि में मिलते हैं। नीचे दिए गए कुछ कूट हैं, उनको हमें सही उत्तर में बताना है, कालानुक्रम में, है ना। तो पहले कौन आएंगे? पहले आएंगी भारवी, फिर आ जाएंगे भट्टी, फिर आएंगे माघ, फिर आते हैं श्रीहर्ष। तो भारवी, पहला भारवी मतलब तीसरा, चौथा, दूसरा और एक। भारवी 6ठी शताब्दी ईसा मतलब 6ठी शताब्दी में थी, और भट्टी 7वीं शताब्दी ईसा पूर्वार्ध रहे हैं। माघ 7वीं शताब्दी में ही रहे हैं, और श्री हर्ष 12वीं शताब्दी के समय आए हैं। बाहर आए तो श्री हर्ष हो गया। माघ 7वीं में है और भट्टी भी 7 में है। भारवी जो है 6वीं शताब्दी की हैं। कालानुक्रम में सही जमाना है इनको। ओके, पहले आते हैं हमारे कौन? धर्मपाल, पाल वंश से हैं। फिर उनके बाद आते हैं वत्सराज,
फिर आएंगे हमारे मिहिर भोज और फिर आएंगे महेंद्रपाल। ये क्वेश्चन देखो आते हैं जमाने के लिए, है ना। धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी तक रहे हैं। गोपाल का उत्तराधिकारी था। पाल वंश का शक्तिशाली शासक माना जाता है। प्रतिहार वंश का वास्तविक शासक वस्त्राज था, जो वस्त्राज है वो, जिसका शासनकाल धर्मपाल के बाद के शासकों में रहा है। जबकि जो प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था वह था मिहिर भोज। फिर राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। राजशेखर। नीचे दी गई सूची है, हमें इनको बताना है, 1 से 2 को मिलाना है। गणतंत्र बताने हैं, तो जो गणतंत्र था वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में चल रहा था। कई बार जो भगवान बुद्ध हैं उनके समय भी कई ऐसे शासक थे जो कि अपने राज्य में गणतंत्र का प्रयोग करते थे। उत्तरी काली पॉलिशड वेयर, ये क्या है, गांगे मैदानों में आती हैं ये पॉलिशेड जो वेयर हैं वो। गिरनार अभिलेख, यह रुद्रदामन का अभिलेख है। फिर आते हैं शाक। शाक हमारे कपिल वस्तु जो जगह है वहाँ पर रहते थे, और जो भगवान बुद्ध हैं वो भी शाक्य मुनि माने जाते हैं। तो गणतंत्र 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से चल रही थी। उत्तरी काली पॉलिशड वेयर, यह गांगे मैदानों में मिलती हैं। गिरनार का अभिलेख रुद्रदामन ने बनवाया था, और शाक कपिल वस्तु से संबंधित थे। फिर आते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास। इसका पहला क्वेश्चन है, कुछ फिरोज शाह तुगलक के बारे में है क्या ये? तारीख फिरोज शाही के बारे में बता रहे हैं, और जो कि शाम ए सिराज अफीफ के द्वारा लिखी गई है। तारीख फिरोज शाही के लेखक शाम ए सिराज अफीफ हैं, जो कि फिरोज शाह तुगलक के दरबारी इतिहासकार माने जाते हैं। जबकि अमीर खुसरो की रचना है तुगलकनामा किरान उस सादेन, जिसमें किराज उल सादेन ने बंगाल के सूबेदार बुगरा खां और उनके पुत्र कैकुबात की भेंट का वर्णन किया है। और फिरोज शाह तुगलक की रचना फुतूहात ए फिरोज शाही है, जो कि आत्मकथा है, जो कि फिरोज शाह ने लिखी है। देखो तारीख फिरोज शाही किसने लिखी है, तो भैया शाम ए सिराज, शाम से सुबह तक ये उनकी तारीफ ही करते रहते थे। शाम में ये सिराज आफीफ के द्वारा इसको लिखा गया है, तारीख फिरोज शाही को। अमीर हसन आला सिजगी द्वारा संकलित कृति फवाद उल फुआद निम्नलिखित में से किसके डूइंग्स एंड सेइंग का अभिलेख है? तो ये है शेख निज़ामुद्दीन औलिया का। किनका है? शेख निज़ामुद्दीन औलिया का। अमीर हसन आला सिजी द्वारा संकलित कृति फवाद उल फुआद किससे इन डूइंग एंड सेजिंग का अभिलेख है? तो ये है शेख निज़ामुद्दीन औलिया का। अमीर हसन आला सिजगी द्वारा संकलित कृति जो किसने लिखी है? अमीर हसन आला सिजगी ने लिखी है एक कृति जिसका नाम है फवाद उल फुआद, जिसके अनुसार जो निज़ामुद्दीन औलिया हैं इनकी मजलिसें संकलित की गई हैं। इसमें किनकी? जो निज़ामुद्दीन औलिया हैं इनकी जो मजलिसें हैं वो इसमें लिखी गई हैं। इस ग्रंथ का मूल उद्देश्य औलिया के वचन कर्मों का प्रकाशन करना है। विदित है कि निज़ामुद्दीन औलिया भारत में चिश्ती संप्रदाय के एक महत्वपूर्ण सूफी संत थे। फवाद उल फुआद में सूफी शब्दावली में विलायत का क्या अर्थ होता है? तो विलायत जो शब्द है वह धार्मिक या जो आध्यात्मिक क्षेत्र है वो बताता है। विलायत आध्यात्मिक क्षेत्र को बताता है सूफी शब्दावली में। सूफी शब्द में विलायत का अर्थ होता है ऐसी निजी आध्यात्मिक क्षेत्र जहाँ सूफी संत आराधना करते हैं, अर्थात जहाँ साधनात्मक क्रियाओं को अंजाम दिया जाता है। सूफियों के निवास स्थान को खानकाह कहा जाता है। खानकाह, जहाँ खान रहते हैं वहाँ खानकाह। राज तिलक के तुरंत पश्चात जहांगीर द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों में 10वां अध्यादेश किससे संबंधित था? तो जहांगीर की
काल में राज तिलक के समय कुछ अध्यादेश जारी किए गए थे। इसमें जो 10वां अध्यादेश था वह जागीरदारों से संबंधित था, जागीरदारों के क्षेत्र से संबंधित था 10वां। जहांगीर द्वारा कुछ अध्यादेश में से 10वां अध्यादेश अपने पिता द्वारा जारी किए गए जागीर और मनसबों की पुष्टि के लिए था। जागीरों की क्षेत्र की पुष्टि करके उन्हें पदों उन्नति प्रदान की गई थी। नवंबर 1605 में आगरा के किले में अपने राज तिलक के समय नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी उपाधि धारण की और राज अभिषेक के अवसर पर जहांगीर ने 12 अध्यादेश घोषणाएं जारी कराई थीं। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद की नींव किसने रखी है? जामा मस्जिद है उसकी नींव रखी गई है सम्राट शाहजहां के द्वारा। शाहजहां के द्वारा जामा मस्जिद की नींव रखी गई है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद की नींव शाहजहां ने अक्टूबर 1650 में रखी थी, जिसका निर्माण 1656 में पूरा हुआ था, मतलब 6 साल लगे थे। मस्जिद पूर्णतः लाल बलुआ पत्थर से बनी थी। मस्जिद एक ऊंचे चौतरे पर स्थित है। उसके चारों ओर 4-4 मंजिले मीनारें हैं। जामा मस्जिद की नींव शाहजहां ने रखी थी 1650 में। आमीन के पद का सृजन किसने किया था? जो आमीन का पद है इसका सृजन किया था शाहजहां ने। सारे जहां से अच्छा आमीन, तो आमीन पद का सृजन किसने किया था? शाहजहां ने किया था। आमीन के पद का सृजन मुगल बादशाह शाहजहां ने किया था। प्रत्येक परगना में स्वराज के निर्धारण के लिए आमीन की नियुक्ति की गई थी। विदित है कि सिकदार परगने का प्रमुख अधिकारी होता था, जबकि परगने का खजांची पोतदार होता था। देखो, जो परगने हैं इनका प्रमुख अधिकारी होते थे सिकदार, और जो परगने हैं उसका पोतदार होता था खजांची। कथन और कारण। उत्तर भारत के अंतिम महान सम्राट के रूप में भारतीय इतिहास में पृथ्वीराज तृतीय का अप्रियतम स्थान था, तो ये सही है। हमें पता है कि समसामयिक स्रोतों से एक बात के साक्ष्य मौजूद हैं, तो ये भी सही है, दोनों ही सही हैं, और RA का सही स्पष्टीकरण भी करता है। उत्तर भारत में अंतिम सम्राटों के रूप में भारतीय इतिहास में पृथ्वीराज तृतीय का अप्रियत स्थान है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने भारत में इस्लाम धर्म के प्रसार को रोका था। समसामयिक स्रोतों में इस बात के साक्ष्य उपलब्ध हैं। ज्ञातलब है कि पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था और तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था। सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। राज्य को राजधानी बतानी है। निज़ाम शाह की राजधानी थी अहमदनगर, कुतुब शाही वंश की थी गोलकुंडा, इमाम शाही की थी बरार और आदिल शाही की थी बीजापुर। तो निज़ाम शाही जहाँ पे जाम नहीं लगता, ज़्यादा अहम जिन लोगों को होगा वहाँ पे, तो अहमदनगर में निज़ाम शाही शासक थे। कुतुब शाही गोलकुंडा में थे, इमाम शाही बरार में थे और आदिल शाही बीजापुर में थे। इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो हमें बताने हैं सूबों की संख्या। क्वेश्चन इन लोगों ने हटा दिया था क्योंकि इनकी खुद की ही संख्या गलत दी गई थी। देखो, संपूर्ण जो मुगल साम्राज्य है इनको सूबों में बांटा गया था। अकबर ने अपने शासनकाल में 24वें वर्ष 1580 में अपने संपूर्ण साम्राज्य को 12 सूबों में विभाजित किया था। शासन के अंत में सूबों की संख्या बढ़कर 15 हो गई थी। शाहजहां के समय इनकी संख्या 18 थी। औरंगजेब के समय इनकी संख्या 20 हो गई थी। मतलब सबसे ज़्यादा सूबे औरंगजेब के समय थे। प्रांतीय शासन को साधारण भाषा में सूबेदार कहा जाता था। जो प्रांतीय शासक थे उन्हें क्या कहा जाता था? सूबेदार कहा गया है। जहांगीर के समय भी 15 सूबे थे। इसने कड़ा को जीतकर, किंतु
लाहौर सूबे में मिला दिया था। अब आती है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। निकोलो दी कॉन्टी किसके समय आया था? तो ये आया था देवराय प्रथम के समय। निकालो दी कॉन्टी किसके समय आया था? देवराय प्रथम के समय आया था। डोमिगो से पेइस किसके समय आया था? तो डोमिगो से पेइस आए हैं हमारे कृष्णदेवराय के समय। फेरनूज ये आए हैं अच्युत राय के समय। और अब्दुल रज़ाक ये आए हैं कृष्णदेवराय द्वितीय के समय। निकोलो दी कॉन्टी इटालियन यात्री थे जिसने 1420 में देवराय प्रथम के समय में विजयनगर की यात्रा की थी। इनके विवरण में विजयनगर का सामाजिक आर्थिक स्थिति, रीति रिवाज, नगरों की संरचना आदि के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। फिर आते हैं अब्दुल रज़ाक, ये ईरानी राजदूत थे तो इसलिए रा से रज़ाक, रा से ईरानी। 1442 से 1443 के समय विजयनगर साम्राज्य आए थे कृष्णदेवराय द्वितीय के समय। डोमिगोज पेइस पुर्तगाली यात्री थे जिसने 1510 में कृष्णदेवराय के दरबार की यात्रा की थी। नोनीज एक पुर्तगाली यात्री था और घोड़ों का सौदागर था। इसने अच्युत देवराय के शासनकाल में 1540 में विजयनगर की यात्रा की थी। नीचे दिए गए हैं कूट और इनका सही उत्तर बताना है कालानुक्रम के अनुसार, है ना। तो सबसे पहले क्या आएगा? हुमायूं का मकबरा, क्योंकि हुमायूं सबसे पहले था। उसके बाद आया है अहमदुल्ला का मकबरा, जिसको बनवाया था अहमदुल्ला का मकबरा नूरजहां ने ना शायद। फिर अशफाक खां का मकबरा, फिर ताजमहल। देखो हुमायूं का मकबरा कब बना है? 1565 से 1570 के बीच में बना है। अहमद उद्दौला का मकबरा बना है 1626 में। ताजमहल बना है 1631 से 1653 के बीच में। और अशफाक खां का मकबरा बना है 1641 से 1645, मतलब सबसे बाद बना है अशफाक खां का मकबरा। देखो कालानुक्रम में सही बताने हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है ना। तो सूची 1 में क्या बोल रहे हैं? अबुल फजल इनके द्वारा लिखी गई है अकबरनामा। जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है तारीख फिरोज शाही। अब्दुल हमीद लाहौरी ने बनाया था बादशाह नामा। और काफ़ी खान ने मुंतख्वाब उल गुबाब को बनाया है। किसने? काफ़ी खान के द्वारा बनाया गया है मुंतख्वाब उल गुबाब। तो पहली सूची में आते हैं अबुल फजल अकबर के समकालीन थे और इन्होंने अकबरनामा लिखा है। फिर आते हैं अब्दुल हमीद लाहौरी, इनके द्वारा बादशाह नामा लिखा गया है। लाहौरी ये वो है ना ताजमहल वाले। और जियाउद्दीन बर्नी तारीख फिरोज शाही लिखी है। फिर आते हैं काफ़ी खाना, काफ़ी लबाबजात खाना बनाया जाता है तो मुंतखाब उल लुबाब इनके द्वारा लिखा गया है काफ़ी खां के द्वारा। फिर आते हैं अकबरकालीन कुछ घटनाएं हैं उनको बतानी है। मेड़ता को क्या बताना है? अच्छा कौन सा गलत है वो बताना है। घटना और उनसे संबंधित वर्ष। मेड़ता को हस्तगत करना 1562 में। असीरगढ़ का घेरा डाला था 1601 में। और जो आखिरी विजय थी अकबर की, मतलब आखिरी अभियान था अकबर का, गोंडवाना पर विजय 1564 में की है। उड़ीसा की विजय यह 1582 में नहीं बल्कि 1592 में की गई थी, 92 में। 9 लोगों को उड़ा ही दिया था इनने, उड़ जाओ उड़ जाओ उड़ जाओ। अकबर ने उड़ीसा की विजय कब की थी? 1592 में की थी। मेड़ता में जाके छेद कर दिया था ना, छेद। तो
तो 62। असीरगढ़ में एक ही डाला था तो 1601 में डाला था घेरा। गोंडवाना की विजय हो गई 1564 में। उड़ीसा की विजय 1592 में की गई थी। ना जाओ भैया उड़ जाओगे। तो 92 में की गई है कहाँ की, उड़ीसा की विजय। सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। नेरोजी का संबंध किससे है, तो यह जो ड्रेन थ्योरी थी वह दादा भाई नेरोजी ने दी थी। तिलक के द्वारा बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज का नारा दिया था। गांधी जी ने हरिजन शब्द दिया है और नेहरू जी के द्वारा पंचशील समझौता हुआ था, तो पंचशील शब्द नेहरू जी के द्वारा दिया गया है। तो जो कुछ शब्द हैं तो नौरोजी ने क्या दिया था, ब्रेन ड्रेन या फिर ड्रेन थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, दादा भाई नौरोजी ने दी थी। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है शब्द दिया था। गांधी जी ने हरिजन सेवा संघ की स्थापना की थी और हरिजन शब्द भी इन्हीं ने दिया था। नेहरू जी ने पंचशील समझौता किया था और उसका नाम भी इन्हीं के द्वारा दिया गया है। आधुनिक भारतीय इतिहास के क्वेश्चंस। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पुर्तगालियों का व्यापारिक ठिकाना नहीं था, तो पुर्तगाली कहाँ पर आके नहीं ठहरे थे, कालीकट में थे, कोची में थे, माहे में थे, लेकिन बड़ौच में नहीं थे। जो बड़ौच है वहाँ पर पुर्तगाली नहीं थे। बड़ौच पुर्तगालियों का व्यापारिक ठिकाना नहीं रहा था, जबकि कालीकट, कोच्चि, मछलीपट्टनम और माहे आदि पुर्तगालियों का व्यापारिक ठिकाना था। बड़ौच गुजरात में स्थित है और यह एक बंदरगाह है। निम्नलिखित में से कौन से बक्सर में युद्ध अंग्रेजी पढ़ाता था, है कौन बक्सर में अंग्रेजी पढ़ाता था, तो मीर कासिम के समय बक्सर का युद्ध पड़ा था, मतलब हुआ था। बक्सर बिहार में मीर कासिम अंग्रेजी पढ़ाता था, जबकि सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां की मृत्यु 1756 के बाद बंगाल के नवाब के द्वारा हो गई थी। विदित है कि काल कोठरी की घटना नवाब सिराजुद्दौला के शासनकाल में घटी थी। बक्सर का युद्ध मीर कासिम के समय। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था, 1784 में आया था। 1784 में आया था पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था। पिट्स अधिनियम के द्वारा द्वैत शासन की शुरुआत की गई थी। 1558 के बाद तक विद्यमान रही थी ये, 1858 तक, मतलब 1857 की क्रांति के बाद तक जो द्वैत शासन प्रणाली है वह स्थापित रही थी। इस एक्ट के तहत राजनयिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और व्यापारिक मामलों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई थी। कामागाटू मारू पर सवार पंजाबी गदरकारियों को अंग्रेजी सेना के साथ भिड़त कहाँ हुई थी, जो गदरकारी थे उनकी अंग्रेजों के साथ कहाँ पर भिड़त हो गई थी, तो ये बजबज में, कहाँ पर, बजबज में हुई थी। तो एक जहाज़ था जो कि कहाँ जा रहा था, अमेरिका जा रहा था, है ना, कहाँ पर, कनाडा जा रहा था, तो वहाँ पर इन लोगों को पकड़ लिया और फिर से भारत भेजा दिया, तो बजबज उनकी मारधाड़ हो गई। कामागाटू मारू जहाज पर सवार पंजाबी गदरकारियों की अंग्रेजी सेना के साथ भिड़त कलकत्ता के पास बजबज में हुई थी। चूँकि 1914 में 376 भारतीय नागरिकों को बाबा गुरदीप सिंह ने कामागाटू मारू जहाज को भाड़े पर लेकर कनाडा के वैंकूवर ले जा रहे थे, परंतु कनाडा सरकार ने इन यात्रियों को बंदरगाह पर उतरने की अनुमति नहीं दी। इस कारण से जहाज 27 सितंबर 1914 को पुनः कलकत्ता के बजबज नामक स्थान पर लौट गया, जहां यात्रियों और पुलिस के साथ संघर्ष हुआ था। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई है, तो 1950 में की गई थी योजना आयोग की स्थापना। स्वतंत्रता पश्चात सन 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति गठित की गई। इसके बाद इस समिति की सिफारिश पर ही 15 मार्च
1950 को योजना आयोग का गठन करके एक गैर संवैधानिक परामर्शदात्री निकाय के रूप में स्थापना की गई थी योजना आयोग की 15 मार्च 1950 को। कथन को कारण बताने हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग के पक्ष में बदलाव को चिन्हित किया गया था। पहला सही है, इस क्षेत्र में आयात को बंद करके आत्मनिर्भर बनने के लिए आवश्यक माना गया था, तो ये भी सही है, दोनों सही हैं और RA का सही स्पष्टीकरण करता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी और आधारभूत उद्योगों के विकास पर बल दिया गया था। सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए 3 स्टील प्लांटों का निर्माण इसी समय में हुआ था। आधारभूत वस्तुओं के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए इस मत हेतु आयात को सीमित करने के उद्देश्य से ही ऐसा किया गया था। नीचे दिए गए कूट हैं, इनको हमें सही अनुक्रम में बताना है। ओके, सबसे पहले कौन सी लड़ाई हुई होगी? तो सबसे पहले हुई है हमारी पानीपत की पहली लड़ाई 1526 है। फिर 1527 में हुआ है खानवा का युद्ध। फिर कन्नौज की लड़ाई हुई थी 1540 में हुमायूं और उसके बीच में शेरशाह के बीच में। फिर पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई मराठाओं के समय पर, जो कि बहुत बाद में हुई थी 1761 के बीच में। तो लड़ाई में सबसे पहले आती है पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई है 21 अप्रैल को। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को हुआ। कन्नौज की लड़ाई 1540 में हुई थी 17 मई को। और पानीपत की लड़ाई हुई थी, तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में। सही कालानुक्रम में जमाना है तो सबसे पहले आएंगी कौन? बाक़ियात ए मुस्ताकी, नहीं बाद में आएगा, सबसे लास्ट में आएगा। बाक़ियात ए मुस्ताकी बाद में आएगा। पहले आएगा हमारे ये अकबर के समय की तबकात ए अकबरी, उसके बाद जहांगीर का आएगा तो माशिर ए जहांगीरी। उसके बाद आएंगे ख्वाइज उल फितूह और सबसे पहले थे बाक़ियात ए मुस्ताकी। देखो, ख्वाइज उल फितूह अमीर खुसरो ने लिखा है। इसके बाद वाक़ियात ए मुस्ताकी ये इत्रिज़कुल्लाह मुस्ताकी के द्वारा लिखा गया है। तबकात ए अकबरी निज़ामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखी गई है। और मासिर ए जहांगीरी ये ख्वाजा कामगार 17वीं शताब्दी में लिखी गई थी। तो सबसे पहले ख्वाइज उल फितूह अमीर खुसरो ने लिखी है। बाक़ियात ए मुस्ताकी यह मुस्ताकी के द्वारा लिखी गई है। तबकात ए अकबरी यह निज़ामुद्दीन अहमद ने लिखी है। और माशिर ए जहांगीरी यह ख्वाजा कामगार ने लिखी है 17वीं शताब्दी में। नीचे दिए गए कुछ संस्थान हैं, इनकी स्थापना का सही क्रम बताना है। ओके, सबसे पहले आई है हमारी कलकत्ता मदरसा बना था। उसके बाद एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी 1784 में। फिर फोर्ट विलियम कॉलेज बाद में बना है ना, ये तो 80 के समय है। बनारस हिंदू स्थित कॉलेज ये 81 में बना है। देखो, मदरसा कलकत्ता पहले बना, फिर उसके बाद बनारस स्थित संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। फिर फोर्ट विलियम कॉलेज बाद में बना और उसके पहले बना है एशियाटिक सोसाइटी। ए सही हो जाएगा। देखो, कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 में हुई। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में हुई है। मद्रास स्थित संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1781 में नहीं 1791 में हुई है, 91 में हुई होगी। और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में हुई है। कुछ ग्रंथ दिए गए हैं, उनके प्रकाशन का सही क्रम बताना है। पहले आती है हमारी
नील दर्पण ये नील विद्रोह से संबंधित है और नीलबंधु मित्र ने लिखी होगी। उसके बाद आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी है। फिर गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है और गोदान प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखी गई है आज़ादी के बाद ये समय। तो देखो हमारे नील दर्पण सबसे पहले लिखी गई थी, वो भी किस पर, नील विद्रोह संबंधित थी, दीनबंधु मित्र ने लिखी है। आनंद मठ को लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। गीतांजलि लिखी है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। गोदान लिखी है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा। नील दर्पण में दीनबंधु मित्र ने नील बागान मालिकों के अत्याचार को दर्शाया है, जबकि जो आनंद मठ है इसमें सन्यासी विद्रोह को दर्शाया गया है। निम्नलिखित कृषकीय आंदोलनों का सही ऐतिहासिक क्रम बताना है। जो कृषक आंदोलन हुए हैं उनको बताना है। सबसे पहले हुआ था पावना विद्रोह, ज़्यादा भाव नहीं खाए थे इनने। उसके बाद हुआ है चंपारण विद्रोह, उसके बाद हुआ है मोपा विद्रोह और उसके बाद हुआ है एका विद्रोह। तो पहले पावना, चंपारण, मोपला और एका विद्रोह। कृषकीय आंदोलन का सही क्रम है पावना विद्रोह, यह 1873 से 1876 के बीच में हुआ है। ईशचंद्र विद्याराय ने। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था और महात्मा गांधी के समय हुआ था। मोपला विद्रोह यह 1920 में हुआ था, अली मुसलियार के द्वारा और केरल में किया गया था मोपला विद्रोह। फिर आता है एका आंदोलन, यह 1921 से 1922 में हुआ है और इसे मदारी पासी के द्वारा किया गया था। संसार के इतिहास, संकल्पनाएं और विचार और अवधियां बतानी हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहले आता है कथन, कृषि के वाणिज्यीकरण में कृषक वर्ग में और भी विभेद कर दिया था। तो ये भी सही है कि जो कृषि थी उसका वाणिज्यीकरण हुआ, इससे क्या हुआ, कृषक वर्ग में और भी विभेदीकरण कर दिया गया। कृषि के वाणिज्यीकरण से कृषि वृद्धि हुई थी, तो ये भी सही है, लेकिन सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ए और बी आर सही हैं, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता। कृषि का वाणिज्यीकरण करने से भारत में ब्रिटेन को औपनिवेशिक नीतियों का एक परिणाम था, जिसमें कृषि की वृद्धि हुई थी, परंतु कृषक वर्ग में और भी विभेद हो गए थे। उल्लेखनीय है कि कृषि के वाणिज्यीकरण के कारण ही धीरे धीरे से कृषि व्यापारियों पर निर्भर होता गया और व्यापारियों ने किसानों के गरीबी का पूरा फायदा उठाया। इटली के एकीकरण के लिए यंग इटली का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो इटली का एकीकरण करने के लिए मैजीनी ने काम किए हैं। किसने किए हैं, मैजीनी ने काम किया है और यंग इटली का काम किया है। तो इटली को भी क्या कर दिया ने, यंग कर दिया, मैजिक का काम कर दिया ना, तो मैजीनी ने ये काम किया है। इटली के एकीकरण में यंग इटली का गठन 1831 में जोसेफ मैजीनी ने किया था। ध्यान दिलाना है कि इटली के एकीकरण का श्रेय मैजीनी, काबूर और गैरीबाल्डी को जाता है। तीनों ने मिलकर किए थे। मैजीनी ने एक कबूतर और बॉडी बनाई, कबूतर की बॉडी बनाई और मैजिक कर दिया, यंग बना दिया इटली को। मैजीनी, काबूर और गैरीबाल्डी के द्वारा किया गया था। ध्यान तलब है कि कथन और कारण बताने हैं। पहले भारत में कृषक वर्ग की संलिप्तता अलग अलग तथा स्थानीय बनी रही, तो ये सही हो जाएगा। तो भारत में जो कृषक वर्ग थे उनकी संलिप्तता अलग अलग थी और स्थानीय थी, ये सही है, और स्थानीय थी, सही है। दूसरा, भारत में कृषीय समाज की संरचना जटिल थी, तो दूसरा क्या बोल रहा है, नहीं कैसी जटिल कैसे हो जाएगी, बहुत सरल सी थी, तो दूसरा वाला सही हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा गलत है। भारत में व्यापक भौगोलिक एवं क्षेत्रीय विविधता के कारण कृषकों की स्थानीयता का गुण प्रभावी था। भारतीय ग्रामों की आत्मनिर्भरता के कारण कृषक समुदाय एक दूसरे से निर्लिप्त थे, परंतु भारतीय कृषक समाज की संरचना काफ़ी जटिल नहीं थी। कृषक सामुदायिक रूप से अनाज उपजाता और उसकी निजी ज़रूरतें अन्य वर्गों द्वारा पूरी की जाती थी। जो कृषक समुदाय है क्या करता था, अनाज उपजाता था और उसकी निजी ज़रूरतें अन्य वर्गों द्वारा पूरी की जाती थी। अब आते हैं दूसरा, भारत में अनुसंधान से संबंधित क्वेश्चन। कुछ वक्तव्य दिए गए हैं और कथन कारण बताने हैं।
कथन क्या कह रहा था? मोरलैंड के अनुसार भारत का निर्यात का बड़ा भाग सूती वस्त्रों का है। तो ये सही है। जो मोरलैंड है, इनने कहा था कि भारत सबसे ज़्यादा निर्यात क्या करता है? सूती वस्त्र करता है। तो पहला सही हो जाएगा। बाबर ने उल्लेख किया है कि काबुल में सूती वस्त्र प्रमुख रूप से भारत से लाए जाते थे। तो ये भी सही है। और आर का सही स्पष्टीकरण आर करता है। बाबर ने कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो काबुल में सूती वस्त्र आता है वो कहाँ से आता है? भारत से आता है। मुगलकालीन आर्थिक जीवन का विवरण करते हुए इतिहासकार मोरलैंड ने कहा है कि भारतीय निर्यात का एक बड़ा भाग सूती वस्त्रों का था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में इस बात का जिक्र किया है कि काबुल भारतीय सूती वस्त्रों के व्यापार या बाजार का ही एक बड़ा केंद्र था। सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। रूसो को बतानी है उनकी समाज। रूसो हमारे कौन थे? जनरल विल्क से संबंधित हैं। मार्क ब्लैक का संबंध है सामंती से। एंजल्स है ये हमारी समाजवाद से संबंधित हैं। और श्रीनिवास का संबंध है संस्कृतिकरण से। श्रीनिवास संस्कृतिकरण से संबंधित हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है और उनको याद भी कर लेते हैं। चलो, रूसो हैं तो ज़्यादातर रूखे ऐसे अपन कब हो जाते हैं? जब हमारे टेबल पे बिल आता है, खाना तो अच्छे से खा लिया लेकिन हमारा मुंह उतर जाता है कब? बिल दिख के। तो जनरल विल का संबंध है रूसो से। फिर आते हैं मार्क ब्लैक। तो सामंत तो हैं सारे, सामंती क्या करते? ब्लैक ही पैसा कमाते हैं, तो सारे सबके चेहरों पर ब्लैक कर दो। तो मार्क ब्लैक, मार्क कर दो ब्लैक। सामंतवादी थे या सामंतशाही, मार्क ब्लैक से संबंधित हैं। फिर आते हैं एफ एंजल्स। तो एंजल्स क्या करते हैं? समाज का काम करते हैं, समाजवादी होते हैं, तो समाजवाद से संबंधित हैं एंजल्स। फिर आते हैं एम.एन. श्रीनिवास। श्रीनिवास हमारी संस्कृति को दिखा रहा है, तो संस्कृतिकरण से संबंधित है श्रीनिवास। अब दिए गए हैं कुछ गद्यांश जिनको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उनसे दिए गए कुछ जो प्रश्न हैं उनका सही उत्तर बताना है। ओके, चलो पहले क्या क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा? निर्यात के साथ भेंट किसे इंगित करता है? निर्यात के साथ भेंट। तो अब हम इसका गद्यांश देखते हैं। पहले हम सारे क्वेश्चंस पढ़ते हैं, फिर इसके गद्यांश देखते हैं, है ना। सामंतवादी नारा क्यों असफल रहा था? भारत का प्रजातांत्रिक स्वरूप कैसे उभर कर सामने आया था? स्वतंत्र भारत का पुनर्गठन किस प्रकार हुआ था? तो चलिए हम इस गद्यांश को पढ़ते हैं। फिर भी करोड़ों लोगों जो समस्त भारतीय प्रायद्वीप में खुशियां मना रहे थे, अर्धरात्रि को भारत की नियति के साथ भेंट पर नेहरू जी का भाषण सुनकर रोमांचित हो रहे थे। इन्होंने उस समय बालक रहे व्यक्ति के लिए भी 15 अगस्त को एक अविस्मरणीय अनुभव बना दिया था। वे पूर्ण रूपेण भ्रांति के शिकार नहीं थे। 1958 से 1991 में कम्युनिस्टों ने अपनी कीमत पर ही जाना कि वह आज़ादी झूठी थी के नारे में दम नहीं था। भारत की स्वाधीनता औपनिवेशवाद के विघटन की ऐसी प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ था जिससे कम से कम जहाँ तक राजनीतिक स्वाधीनता का प्रश्न है रोकना कठिन सिद्ध हुआ। ब्रिटेन और अमेरिका की कठपुतली होने के साथ स्थान पर भारत ने नेहरू जी के नेतृत्व में धीरे धीरे से एक स्वतंत्र विदेशी नीति विकसित की जो कि उस समय के लिए गुटनिरपेक्षता की नई धारणा पर, समाजवादी देशों एवं उभरती हुई तीसरी दुनिया के साथ मैत्री पर आधारित थी। 26 जनवरी 1950 को मोटे तौर पर एक लोकतांत्रिक संविधान का गठन किया गया जो अनेक सीमाओं के बावजूद अंत तक सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार के मुद्दे की अवहेलना करने वाली ब्रिटिश भारतीय संस्थानों की तुलना में अधिक प्रगतिशील थी। राजा और जमींदारों को धीरे धीरे बेदखल कर दिया गया। भूमि की सीमाएं निश्चित कर दी गई, यद्यपि यह कदाचित ही लागू होते हों। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के पुराने आदर्शों को 1956 में प्राप्त कर लिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र में नियोजित विकास द्वारा मूलभूत उद्योगों का निर्माण किया गया।
आधी सदी तक खाद्यान्न उत्पादन में जो ठहराव बना हुआ था उसकी तुलना में उत्पादन में पर्याप्त बढ़ोतरी हुई थी। अब आते हैं इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या है, नियति के साथ भेंट किसे इंगित करती है? तो नियति के साथ भेंट इंगित करती है हमारी भारत की स्वतंत्रता स्वाधीनता को। नियति के साथ भेंट भारत की स्वतंत्रता स्वाधीनता को इंगित करती है क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को अर्धरात्रि को भारत की नियति के साथ भेंट से संबोधित करके भाषण शुरू किया था, जिसे सुनकर लोग रोमांचित हुए थे और उस समय बालक रहे बच्चे भी 15 अगस्त एक अविस्मरणीय अनुभव बन गए थे। साम्यवादी नारा क्यों असफल रहा था? जो साम्यवादी नारा है वह एक भ्रांतिपूर्ण रीति से विचारित था। क्या था? भ्रांतिपूर्ण रीति से विचारित था। साम्यवादी नारा इसलिए असफल रहा था क्योंकि यह भ्रांतिपूर्ण रीति से विचारित था। 1948 से 1991 में कम्युनिस्टों ने अपनी कीमत पर जाना कि यह आज़ादी झूठी है। इस नारे में दम नहीं था। भारत का प्रजातांत्रिक स्वरूप कैसा उभर कर सामने आया था? जो प्रजातांत्रिक स्वरूप है वह प्रजातांत्रिक सरकार और नीति के विकास के माध्यम से उभर कर सामने आया था। प्रजातांत्रिक सरकार और नीति के विकास के माध्यम से भारत का प्रजातांत्रिक स्वरूप प्रजातांत्रिक सरकार नीति के विकास के माध्यम से उभर कर सामने आया। चूँकि नेहरू के नेतृत्व में धीरे धीरे से एक स्वतंत्र विदेशी नीति विकसित की गई थी जो उस समय की गुटनिरपेक्षता की नई धारणा पर आधारित थी। स्वतंत्र भारत का पुनर्गठन किस प्रकार हुआ था? स्वतंत्र भारत का पुनर्गठन हुआ था भारतीय राजाओं और अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण से। भारतीय राज्यों और अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण से भारत का पुनर्गठन किया गया था। स्वतंत्र भारत का पुनर्गठन भारतीय राज्यों एवं अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन द्वारा हुआ था, जबकि राज्यों का पुनर्गठन भारत के राज्यों का और राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर हुआ था। विदित है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1956 में हुई थी। इसके साथ हमारा जो जून 2011 का प्रश्न पत्र है वह कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में दिसंबर 2011 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, इतिहास से रिलेटेड ही करेंगे। तो चलिए गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।